अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अली ज़ैब ख़ान। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आज का जो टॉपिक है ये बायोलॉजी के हवाले से बड़ा एक बेसिक टॉपिक है और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, और इसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए इस लेक्चर को आपने बहुत ही गौर से सुनना है। सारी जितनी भी टर्मिनोलॉजी आएंगी, जितने भी वर्ड्स आएंगे, इनको आपने अच्छे से समझना है। ये बायोलॉजी के हवाले से बड़े इम्पोर्टेंट हैं, फ्यूचर में भी आपको ये जगह जगह आपके इसका जिक्र आएगा। अच्छा जी, ये एक छोटी सी डायग्राम है जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दी जाती है। ठीक है ना, जिसकी शुरुआत एटम से होती है और आगे चलकर ये बायोस्फीयर पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास एटम है, मॉलिक्यूल है, माइक्रो मॉलिक्यूल है, सेल है, टिश्यू है, इस तरीके से ये आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो किसी भी जानदारों की जो इब्तिदा है वो एटम से होती है। एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स विच इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स। आपको पता है कि जितना भी हमारे पास मैटर है इस हमारी ज़मीन में, यूनिवर्स में जितना भी मैटर पाया जाता है वो बेसिकली एलिमेंट से बना होता है। ठीक है जी, किससे बना है मैटर हमारे पास? वो एलिमेंट से बना है। और आपको पता है कि एलिमेंट असल में बेसिकली किससे बना है? एटम से। एटम किसी भी एलिमेंट का वो बेसिक पार्ट होता है या वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसके अंदर उस एलिमेंट की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है, बेसिक जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, एटम के अंदर। ठीक है, तो एटम की मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एटम्स की एग्जांपल्स है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक एटम का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये एटम के अंदर फिर क्या होते हैं? फिर मज़ीद एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये आपका है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपका जो ऑरेंज कलर के जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये प्रोटॉन है, और ये आपका जो पॉजिटिव चार्ज वाला है ये आपका प्रोटॉन है, और ऑरेंज कलर वाला सॉरी आपका वो न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये बेसिकली एटम का बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है आपके पास। फिर क्या होता है कि मोलिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। मोलिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है स्टूडेंट्स? जब दो या दो से ज़्यादा, व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टूगेदर दे फॉर्म मोलिक्यूल। जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो उनसे बनता है मोलिक्यूल। मिसाल के तौर पर ये आपके पास है, ये देखें, ये आपके पास एक एटम है, ये आपके पास दूसरा एटम है, ये आपके पास एक और एटम है, और यहाँ पर सब कंबाइन होकर एक मोलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, इसको हमने नाम दिया एडेनिन। ये मतलब मोलिक्यूल की एक टाइप है। तो क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम मिलेंगे तो वो उस स्ट्रक्चर को हम मोलिक्यूल कहते हैं। इन एटम्स के आपस में केमिकल बॉन्ड होता है। ये सिर्फ एक दूसरे के करीब नहीं होते, बल्कि इनमें एक केमिकल बॉन्ड होता है जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अच्छा, बायोलॉजी में हम जिन मोलिक्यूल्स की बात करते हैं वो कहलाते हैं बायो मोलिक्यूल्स, यानी वो मोलिक्यूल्स जिनसे एक सेल का स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं बायो मोलिक्यूल्स। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स वगैरह हैं, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास बायो मोलिक्यूल्स हैं। अब बायो मोलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? सेल बनता है, जिसको फिर हम कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो मोलिक्यूल्स कंबाइन एंड वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ सेल। जब मुख्तलिफ तरह के बायो मोलिक्यूल, जैसे कि ये देखें, ये डीएनए है, ये आपके पास फैट्स के बायो मोलिक्यूल्स हैं, ये ग्लूटामिन यानी प्रोटीन है, ये आपके पास ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आपके पास इंसुलिन अगेन वही प्रोटीन आ गई, ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट, मतलब मुख्तलिफ तरह के बायो मोलिक्यूल्स कंबाइन होकर काम कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? सेल बना रहे हैं। ये आपके पास जो सेंटर में ये सेल है। ठीक है, तो इससे क्या बनता है? हमारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है। और सेल क्या है? बेसिकली सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी ज़िंदगी की शुरुआत जो इब्तदा जो होती है वो सेल से स्टार्ट हो जाती है। एटम, मोलिक्यूल, मोलिक्यूल से फिर सेल, यहाँ से ज़िंदगी की स्टार्ट हो जाती है। अब जब सेल स्टार्ट हुआ तो फिर क्या है? फिर उसके बाद बनेंगे टिश्यूज़। टिश्यू क्या है स्टूडेंट्स? टिश्यू क्या है? सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज टूगेदर इन अ ग्रुप कॉल्ड टिश्यू। यानी एक ही तरह के जब बहुत सारे सेल्स एक साथ जमा होके एक ख़ास काम करेंगे, कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उसको हम कहते हैं टिश्यू।
मिसाल के तौर पर एपिथेलियल टिश्यू है हमारे पास। देखिए ये आपके पास एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी स्किन वाले हिस्से में मौजूद है। ये हमारी स्किन की सबसे बाहर वाली लेयर है, फिर ये उसके नीचे और ये उसके नीचे। अब यहाँ पर ये जो आपको सर्कल एक तरह नज़र आ रहा है, ये असल में बेसिकली ये एक सिंगल सेल है। इसी तरह ये आपके पास एक और सेल है, ठीक है, ये एक और सेल है। आप देख रहे हैं बहुत सारे ये जो आपको इसके अंदर डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये असल में क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सारे एक जैसे सेल्स मिलकर स्किन बना रहे हैं, और जाहिर सी बात है आपको पता है कि स्किन का फिर बॉडी में अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। इसी तरह हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ हमने जिक्र किया कनेक्टिव टिश्यू का, तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास ये आपके पास बेसिकली ब्लड है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये ब्लड का सैंपल मैंने दिया आपको यहाँ पर। ये आपके पास क्या है, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है, ये मैक्रोफेजेस है, ये न्यूट्रोफिल्स है, ये जीनोफिल्स है, ठीक है। फिर ये जो छोटे छोटे बारीक से कंपोनेंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये असल में प्लेटलेट्स हैं। तो ये सारा का, और ये जो वाइट जितना भी ये सारा का सारा प्लाज्मा है। तो बेसिकली ये ब्लड है, और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ब्लड है ये भी एक तरह का टिश्यू ही है, और इसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी खासियत ये होती है कि ये मैट्रिक्स बनाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्लड में बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल्स, आपके वाइट ब्लड सेल्स, इस तरह की बहुत सारे टाइप मुख्तलिफ तरह के, एक जैसे ही देखा जाए तो ये वाइट ब्लड सेल्स, कई ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक टिश्यू बना रहे हैं। तो जब टिश्यू बन जाता है तो टिश्यू के बाद हमारे पास जो नई जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसको हम कहते हैं ऑर्गन, या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो हैं वो अरेंज होते हैं एक ख़ास जगह पर, और परफॉर्म करते हैं एक ख़ास और स्ट्रक्चर और फंक्शन जिस और बनाते हैं ऑर्गन। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास है स्टमक है। अब आपको पता है स्टमक भी बेसिकली सेल्स और सेल्स के बाद टिश्यू से बना होता है, ठीक है। इस सेल के अंदर हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ होंगे, एपिथेलियल टिश्यूज़ भी होंगे, मस्कुलर टिश्यूज़ होंगे हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये लिवर है, या हमारे पास हार्ट है, या हमारे पास लंग्स है, ये ब्रेन है, ये किडनीज़ हैं, ये मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स हैं। और ये सारे के सारे अगर आपसे पूछा जाए, कोई सवाल पूछता है कि ये ऑर्गन्स किससे बनते हैं, तो आपका जवाब सिंपल होना चाहिए कि ये बनते हैं टिश्यूज़ से, ठीक है जी। जब एक ही जैसे टिश्यूज़ या डिफरेंट टाइप्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी कि एक जैसी हो, जब वो एक साथ कंबाइन होकर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जैसे कि मिसाल के तौर पर हम ये ब्रेन की बात कर लेते हैं। अब ब्रेन के टिश्यूज़ का क्या काम है, पूरे दिमाग को, पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, पूरी बॉडी तक सिग्नल पहुंचाना, पूरी बॉडी से सिग्नल्स को रिसीव करना, ये इनके टिश्यूज़ का काम होता है। तो ये टिश्यूज़ मिलकर काम कर रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गन कह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो हमारे पास बनता है ऑर्गन सिस्टम। शायद आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि ये तो कहानी लंबी हो रही है, लेकिन ये आप बायो पढ़नी है तो इस चीज़ को समझना तो पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इसको आप फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी होगी। अब यहाँ पर क्या है, व्हेन ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर्क इन अ coordinated manner to perform a particular function, then it is called organ system। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एक ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी कि जब कई सारे मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स मिलकर एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपके पास इसोफेगस एक ऑर्गन, स्टमक एक ऑर्गन, लिवर एक ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टीन एक ऑर्गन, ये स्मॉल इंटेस्टीन है और ये लार्ज इंटेस्टीन, ये एक ऑर्गन, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, सारे मुख्तलिफ तरह के हैं ऑर्गन, स्ट्रक्चर उनका मुख्तलिफ है, उनकी बनावट मुख्तलिफ है, इनके अंदर जो टिश्यूज़ मौजूद है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन इनका जो काम है वो एक ही है, डाइजेशन करवाना, कि बॉडी की जो खुराक की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए डाइजेशन के ज़रिए से। सबका बेसिकली जो मकसद है वो एक है। तो मतलब जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर किसी एक ही मकसद के लिए मिलजुल कर काम करेंगे तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, उस सिस्टम को हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब यहाँ पर किडनीज है, ये भी एक ऑर्गन है। फिर यहाँ पर आपके पास यूरेथ्रा है, फिर आपके पास ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, सॉरी ये यूरेटर है, सॉरी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये कई मुख्तलिफ तरह के 4-5 ऑर्गन्स मिल के काम कर रहे हैं और एक साथ काम कर रहे हैं, और इनका असल मकसद क्या है, ब्लड को फिल्टर करना और ब्लड के अंदर जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको बॉडी से बाहर निकालना, ये इनका मकसद होता है।
तो ऑर्गन डेफिनेशन क्या होगी कि जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर किसी एक ही मकसद के लिए मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, फिर ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारे पास बन जाता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज मेक्स एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर ऑर्गेनिज्म क्या है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। मिसाल के तौर पर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो, अब ऑर्गेनिज्म में आपके पास दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और साथ साथ मल्टी सेलुलर। ठीक है, अच्छा यूनिसेलुलर की कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यूनिसेलुलर आपको पता है कि इसकी पूरी की पूरी बॉडी ही एक सेल से बनी होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास अमीबा है। ठीक है, अब अमीबा तो पूरा का पूरा एक सेल से बना है, तो यहाँ पर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम वाली जो कहानी है वो ख़त्म हो गई। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ से इसके अंदर ज़िंदगी की इब्तिदा हो चुकी है, और अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम वाली मिसाल तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हम यहाँ पर दे सकते हैं कि जैसे कि एक फ़िश है, अब फिश के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, फिश के अंदर आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम भी है, ये सारे सिस्टम इस फिश के अंदर मौजूद है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑर्गेनिज्म। फिश हमारे पास क्या है, फिश हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, पूरा मुकम्मल एक कई सारे सिस्टम से बना हुआ एक जानदार है। इसी तरह हमारे पास फ्रॉग है। ठीक है, अब फ्रॉग के अंदर भी ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो भी मैंने बात कही, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। और सारी चीज़ें एक ही टाइम पे, सारे सिस्टम एक ही टाइम पे अपना अपना फंक्शन या अपना अपना काम कर रहे हैं, और मिलकर क्या बना रहे हैं, एक जानदार बना रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ी सी आपको डिफरेंट लगेगी शायद, या थोड़ी सी न्यू लगेगी ये चीज़। इसमें क्या होता है कि इसकी स्टार्ट इब्तिदा जो होती है वो स्पीशीज़ से होती है। स्पीशी क्या है, स्पीशीज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली यहाँ पर अब हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पर तकसीम शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर स्पीशीज़ की बुनियाद पर जानदारों की तकसीम स्टार्ट हो जाती है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, स्पीशी क्या है, स्पीशी हम ऐसे जानदारों को कहते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। मिसाल के तौर पर ये आपके पास कुछ तितलियाँ हैं। ठीक है, अब आप देखिए मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर से मुराद है कि इन सब की जो शेप है, जिस्म की जो शक्ल जो इनकी है वो एक जैसी है, इन सब के अंदर विंग्स लगे हुए हैं, सब की बॉडी के सब का ताल्लुक इंसेक्ट्स वगैरह से। ठीक है, तो कलर का डिफरेंस है, शेड्स का डिफरेंस है, लेकिन बाकी जो शेप वगैरह इनके के लिहाज से ये एक जैसे हैं। तो दूसरी बात ये है कि ये पोटेंशियली इंटरब्रीड होते हैं, यानी आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक बनाकर नए बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्पीशी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है पॉपुलेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉपुलेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसमें किसी मखसूस पर्टिकुलर एरिया में जब एक टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ की जो तादाद है वो कितनी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशी लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट इज कॉल्ड या आर कॉल्ड पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पर ये अब एक मखसूस एरिया है कोई भी, उसके अंदर टोटल इंसानों की तादाद कितनी है। ठीक है, वो वहाँ 1 लाख इंसान रहते हैं, वहाँ 10 लाख इंसान रहते हैं। अब देखिए जितने भी ये जो इंसान जितने भी है ये सारे के सारे एक सिंगल स्पीशी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम कहेंगे एक स्पीशी। और इस स्पीशी के अंदर जो जानदार है उनकी तादाद कितनी है, ये उस इलाके की, उस जगह की पॉपुलेशन कहलाएगी। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पीशीज सेम होनी चाहिए, पॉपुलेशन के लिए शर्त यह है कि एक ही तरह की जो स्पीशीज़ होते हैं। फिर उसके बाद कम्युनिटी लेवल हमारे पास आ जाए, द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड कम्युनिटी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज़, यानी एक ही इलाके में, किसी एक ही एरिया में मुख्तलिफ तरह के हमारे पास स्पीशीज़ पाई जाएंगी, तो उन सब को मिलाकर हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी। मिसाल के तौर पर विल्ड बीस्ट एक जानदार होता है, और लायन, ये समटाइम्स आपको एक ही एरिया में मिलते हैं। तो ये डायग्राम में देखिए, ये आपके पास क्या है, ये बहुत सारे विल्ड बीस्ट है, और ये आपके पास एक लाइन है। तो ये एक इलाके में, पूरे के पूरे एक एरिया में आपके पास आपको नज़र आए कि एक ही जगह में आपको पाए जा रहे हैं, लेकिन विल्ड बीस्ट की स्पीशीज़ अलग है और लाइन की स्पीशीज़ अलग है, दोनों अलग अलग स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर इस वक्त हम एक ही जगह पर ये नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कम्युनिटी।
यानी डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट पॉपुलेशन जब मिलकर रहेंगे तो उसको हम कहेंगे कम्युनिटी। मिलकर रहने से मुराद ये नहीं है कि इनके आपस में बहुत भाईचारा होगा, मिलकर रहने से मुराद है कि एक ही जगह पर आपको ये मौजूद मिलेंगे किसी न किसी हालत में। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इकोलॉजिकल लेवल। इकोलॉजिकल लेवल में क्या है स्टूडेंट्स, एन एरिया वेयर organisms interact with each other and as well as with their non living environment। इकोलॉजिकल सिस्टम का ताल्लुक, इकोलॉजिकल लेवल का ताल्लुक होता है इकोसिस्टम से, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक इकोसिस्टम है। अब यहाँ पर देखिए ये एक जानदार है, मगर इस जानदार का ताल्लुक इन दूसरे जानदारों से भी है। ये फिश एक जानदार है, ये प्लांट एक जानदार है, ठीक है। इसका ताल्लुक इनसे भी है, ठीक है। ये ज़ाहिर है अगर हम फ़िश खा रहे हैं एज अ खुराक के तौर पर इस्तेमाल करें, इसका मतलब है कि फ़िश के साथ हमारा ताल्लुक़ है। अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्लांट से हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले रहे हैं, लकड़ी ले रहे हैं, तो इसका मतलब प्लांट्स के साथ भी हमारा ताल्लुक़ है। प्लांट के बगैर भी हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। लेकिन इसके साथ साथ ये जो पानी है ये तो लिविंग नहीं है, ये जो एयर है या एटमॉस्फेयर है ये लिविंग नहीं है, ये जो पत्थर है, ये जो सॉइल है आपके पास ये तो लिविंग नहीं है। मगर यहाँ इस सॉइल से भी हमारा कोई ना कोई ताल्लुक़ है, हमारा इसके साथ इंट्रोडक्शन होता है। हम जब रहते हैं तो हमें हवा भी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, हमें वाटर भी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, हमें रहने के लिए सॉइल की भी ज़रूरत है जिसके ऊपर हम चल सकें, हम रह सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इकोसिस्टम में बेसिकली हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि किसी के जानदारों का आपस में क्या ताल्लुक़ है और जानदारों का अपने गैर जानदार माहौल से, यानी हमारी जो हमारे अब मुझ पर देखें, अगर हम यहाँ से ये एनिमल्स और ये प्लांट्स को ख़त्म कर दें तो इस इंसान के लिए यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इस बच्चे के लिए यहाँ पर रहना मुश्किल हो, क्योंकि ये अपनी खुराक की ज़रूरत फिर कहाँ से पूरी करेगा। लेकिन अब इसको ये खुराक तो मिल रही है, प्लांट्स भी मिल रहे हैं, फिश भी मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से ये पानी और हवा को ख़त्म कर दें तो फिर भी ये नहीं रह सकता। हवा से इसको ऑक्सीजन चाहिए, पानी इसको ज़ाहिर है अपनी बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए इसको पानी की भी ज़रूरत है। इसका मतलब ये कि एक जानदार को दूसरे जानदारों की भी ज़रूरत होती है और एक जानदार को अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। तो इकोसिस्टम में बेसिकली हम यही चीज़ देखते हैं कि इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। फिर उसके बाद हमारे पास जो लास्ट चीज़ है वो है बायोस्फीयर। ये लास्ट हेडिंग है इसकी, स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, ठीक है, लेकिन आप इसको कोशिश करें समझने की, बहुत बेसिक चीज़ है। बायोस्फीयर क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जितने भी तरह की इकोसिस्टम है उसको मिलाकर हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। और इसकी ये डेफिनेशन भी बताई जाती है कि हमारी ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको भी हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, अब ये आपके पास एक इकोसिस्टम है, कोई ये वाला इकोसिस्टम आपके पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और ये वाला आपके पास एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास बायो, अब यहाँ देखें अगर दोनों को मिलाकर हम देखें तो ये बन जाता है बायोस्फीयर, जिसमें आपके पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी आ जाता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम भी आ जाता है और जो आपके पास एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो भी सबको मिलाकर देखिए। यहाँ पर एटमॉस्फेयर में भी जानदार मौजूद होते हैं, ज़मीन के अंदर भी जानदार मौजूद हैं, पानी के अंदर भी जानदार मौजूद है। इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ तरह के इकोसिस्टम्स को मिलाने से क्या चीज़ बनती है, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर की एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारा जो अर्थ है ये बेसिकली एक बायोस्फीयर है जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं, यानी ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मरीन वाटर इकोसिस्टम, उसके बाद अलावा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और बहुत सारे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास बन जाता है बायोस्फीयर। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं है तो इतना याद रखिएगा कि बायोस्फीयर अगर आपसे पूछा जाए तो आपने सिर्फ इतना बताना है कि ज़मीन का यानी अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पर ज़िंदगी पाई जाती है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर, या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट या ऑल टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा इंशाल्लाह। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये टॉपिक वैसे बायोलॉजी के हवाले से बड़ा बेसिक है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।